आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव आपके पास आ रही हूं और कल की राजीव आपकी बात को कोट करते हुए मैं शुरुआत कर रही हूं ब्रेकिंग विद एजेंडा की। कल आपने इशारा किया था कि हो सकता है अभी 2-4 दिन में गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाए, और अगर राजीव ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा तो नहीं इन दोनों चुनावों के बीच में फंस कर रह जाएं, इधर ध्यान दें या उधर ध्यान दें? देखिए, एक बात है कि एमसीडी और गुजरात के चुनाव लगता है कि एक साथ या आसपास ही होंगे, ऐसा दिखाई देने लगा, क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली का जो निर्वाचन कार्यालय है वो 7 दिन खुलेगा एमसीडी की तैयारियों के लिए, और इसकी आहट और इसका अंदाजा दोनों पार्टियों को है। तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नाव लेकर के यमुना में चले गए गंदगी देखने के लिए, और तभी अरविंद केजरीवाल कूड़े का ढेर देखने के लिए चले गए गाजीपुर लैंडफिल पर। यमुना कितने दिनों से गंदी है और कौन कौन सी सरकारें दिल्ली में रही हैं सबको पता है। तीनों पार्टियां जो आज पैनल में है वो रही हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ राज किया इतने लंबे समय तक, बीजेपी ने भी इतने लंबे समय तक एमसीडी में रही, और दिल्ली में भी सरकार में रही, केंद्र में भी सरकार में रही। तो ये लैंडफिल जो आज ये लाखों टन का कचरा इकट्ठा हुआ है, इसके लिए सारी पार्टियों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। वर्तमान में 15 साल से अगर एमसीडी में बीजेपी है जिसकी जिम्मेदारी है इन कूड़ों को निस्तारित करने की, प्रथम जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, तो 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की है। जिस गाजीपुर लैंडफिल पर अरविंद केजरीवाल गए थे उसके अगल बगल के वार्ड मेंबर्स आम आदमी पार्टी के हैं, उसके अगल बगल के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, वहाँ के सांसद बीजेपी के हैं। उसी सीट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो ये जिम्मेदारी किस पर फिक्स की जाए? सब लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन चूंकि बीजेपी 15 साल से एमसीडी पर है, एमसीडी में काबिज है, इसलिए पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है। अब सवाल ये आता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के एकमात्र पोस्टर बॉय आप कहिए कि हैं। अभी उनकी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, संगठन के लिहाज से और तमाम चीज़ों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और संगठन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है इतना चुस्त दुरुस्त और मौके पर तैनात है कि उनके लिए चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी चुनाव लड़ने की जो मंशा और जो ताकत है वो छोटी होने के बावजूद भी बहुत मारक है, ये भी समय समय पर पता चला है। अब ये अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर जब एमसीडी और गुजरात के चुनाव एक साथ होंगे तो एक पैर उनका दिल्ली में और दूसरा पैर गुजरात में होगा। कल वो यहाँ गाजीपुर में थे, तो कल आज वो 3 दिन के दौरे पर गए। एक दिलचस्प बात और है विपनेश की, जब भी अरविंद केजरीवाल दौरे पर जाते हैं उसके ठीक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का दौरा गुजरात का लगता है, और ये कोइंसिडेंस पिछले 3-4 यात्राओं का हो रहा है। और जिस तरह की यात्राएं हुई हैं और प्रधानमंत्री का जिस तरह का दौरा, सरकारी दौरा लगा हुआ है, उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नवंबर 2-3 तारीख के बाद ही अब डिक्लेयर होगा गुजरात का, क्योंकि अभी तो हुआ नहीं है, और शायद मेरी जो जानकारी उसके हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर लोग अभी बाहर भी हैं, तो अभी देखना होगा कि चुनाव की घोषणा कब होगी। दिलचस्प बात आज जो देखने की है कि वो लक्ष्मी गणेश की बात कहकर आज जब अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंच रहे हैं तब वो इस बात को आज वहाँ की पब्लिक रैली में किस तरीके से रखते हैं, तब ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की मंशा गुजरात चुनाव में इसको ले जाने की और इसको करने की कैसी है। देखिए, राजनीति शास्त्र और चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए एक अध्ययन, जब आप समय की राजनीति का अध्ययन करते हैं तो आप क्या पाते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और जब से बीजेपी उनके नेतृत्व में चल रही है, तब से उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है कि उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की या तुष्टीकरण की राजनीति, दोनों एक ही वर्ड माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को खत्म कर दिया देश में। ये श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। अब कोई सी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति खड़े होकर मुसलमान की बात नहीं करता ओवैसी को छोड़ करके। तो ये एक उपलब्धि है। दूसरी बात ये है कि सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द अब बोलने में अच्छे रह गए हैं। अब राजनीतिक दलों को ये लगता है कि धर्मनिरपेक्ष या लिबरल जैसा कोई वोट बैंक अब भारत में बचा नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार मंदिरों में जाने, पूजा पाठ करने, उनकी पार्टी का हिंदुत्व पर करारे तौर पर, आक्रामक तौर पर आगे आना दूसरी पार्टियों को विवश करता है कि वो भी हिंदू वोट बैंक को, यानी मेजॉरिटी वोट बैंक की तरफ देखें। और ये एक जो ट्रेंड चला है, इसमें ऐसा कोई आस्था की बात नहीं है, कोई धार्मिक आस्था की बात नहीं है, कोई नैतिकता की बात नहीं है। मूल बात वोटरों को रिझाने की है, मूल बात वोट बैंक की है। तो ये जो मेजॉरिटी के वोट बैंक को पाने की अब ललक है, माइनॉरिटी के वोट बैंक हमें मिल जाएंगे, मेजॉरिटी के वोट कैसे मिल पाए, इस तरफ पार्टियां जो जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये उसी का एक प्रयास है। और ये प्रयास गुजरात में किया जा रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वो वहाँ पर कैसा होगा, क्योंकि वहाँ बाकी राज्यों के मुकाबले गुजरात के लोग, वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ की जो रहन सहन है, वो बहुत धर्म से ओतप्रोत माना भी जाता है। आप देखिए जितने बड़े आपको प्रवचनकर्ता मिलेंगे सब गुजरात के मिलेंगे, ज़्यादातर मठ महंत और उपदेश देने वाले गुजरात के मिलेंगे। वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धार्मिक मठों, महंतों, संतों से जुड़ा हुआ ना हो। तो वहाँ जाकर के अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज निगाह इस पर लगी हुई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब वोट की राजनीति है और मेजॉरिटी वोट्स में किस तरीके से पाया जाए। अब माइनॉरिटी वोट्स की बात नहीं की जा रही है। बहुत लंबे समय तक देश में माइनॉरिटी वोट्स के लिए सियासत हुई, अब मेजॉरिटी की वोट्स पाने की सियासत हो रही है। बिल्कुल राजीव, देखते हैं आज अरविंद केजरीवाल जब जनसभा में लोगों को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं, और ये लक्ष्मी गणेश वाला जो दांव है उनका कितना सफल गुजरात में हो पाता है। हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।